मैं हूं अपूर्व। आप सबके लिए आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्लास 12 का प्राचीन भारतीय इतिहास का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को नोट करके और अच्छी तरीके से उसको तैयार करते हैं, तो आपको एग्जाम में प्राचीन भारतीय इतिहास में इससे अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले प्रश्नों पे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में भी आया था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन पूछा गया है, किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, यह स्थल कहाँ पे है, और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान का स्थल है। इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा हुआ है, रखालदास बनर्जी द्वारा हुआ है। कब हुआ है, 1922 ईस्वी में। अगर हड़प्पा पूछता है तो 1921 में उसका उत्खनन किया गया है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, अगर नदी पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। अगर हड़प्पा पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ठीक है, नदी भी आपको दिमाग में रखना होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु। और ये सब किस सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, प्रमुख स्थल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी के जो वासी थे वो सोना की जानकारी रखते थे, चांदी के विषय में जानकारी रखते थे, और लेकिन लोहा के विषय में जानकारी नहीं था। तो सही जवाब कौन सा होगा, लोहा। और तांबा के विषय में भी जानकारी था, क्योंकि कांसा का भी प्रयोग होता था, जो तांबा और टीन को मिला के बनाया जाता था। तो तांबा के विषय में जानकारी था। लोहा के विषय में जो है वो जानकारी नहीं रखते थे, क्योंकि लोहा की जानकारी वैदिक काल का जो अंतिम पीरियड रहा, उत्तर वैदिक काल का अंतिम पीरियड, जिसके बाद 16 महाजनपद का विकास हुआ है। मुख्य रूप से लोहा का प्रयोग 16 महाजनपद में हुआ है। ठीक है, तो लोहा के प्रयोग की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, 16 महाजनपद में। और नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक पीरियड है उसके अंतिम चरण में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी आप बैक स्लाइड पे आइएगा तो अभी ये क्वेश्चन आपको हम डिटेल से बताए थे। हड़प्पा देखिए किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। कौन सी नदी थी, रावी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी सही जवाब है। ठीक है, अगर पूछ ले हड़प्पा ना पूछ के मोहनजोदड़ो, तो कौन सा नदी होता, सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे पूछ रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। देखिए, पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र जो है ना वो एक नगर है, नगर। ये नगर अभी भी है, वर्तमान पटना ही पाटलिपुत्र है। वर्तमान पटना ही क्या है, जो बिहार की राजधानी है, वही पाटलिपुत्र है। अब पाटलिपुत्र के बारे में कुछ इतिहास है कि जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मौर्य जो मगध था, मगध में एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है, मगध का संस्थापक भी हर्यक वंश को ही माना जाता है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक हुआ बिम्बिसार। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जितने शासक हुए, बिम्बिसार के बाद जो भी शासक हुए, वो सब जो है अपने पिता की मृत्यु को मारकर, पिता की हत्या करके शासक बने। इसलिए इसको कौन सा वंश कहते हैं, पृथहंता वंश। क्यों कहते हैं पृथहंता वंश, समझ में आ गया होगा कि इसमें बिम्बिसार के बाद जो भी शासक बने उसने अपने पिता की हत्या करके मतलब शासक बने हैं, गद्दी प्राप्त किए हैं। तो बिम्बिसार के बाद उसी के पुत्र अजातशत्रु बने शासक, जिन्होंने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके शासक बने। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बने। उदयन कहिए या उदयन कहिए, कई जगह पे उदयन नाम है, कई जगह पे उदयन नाम है। इसी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। इसी उदयन द्वारा बसाया गया था एक सिटी जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ये जो पाटलिपुत्र शहर है, वर्तमान पटना है, यह कहाँ स्थित है। अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि पाटलिपुत्र शहर जो है वो कहाँ स्थित है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र शहर
कहाँ स्थित है? अगर हम देखें पाटलिपुत्र शहर कहाँ स्थित है, तो वो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर स्थित था। गंगा, सोन और किस नदी के संगम पर? पुनपुन नदी के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? पाटलिपुत्र। उदयन जो है इसका एक और नाम है उदयभद्र, इसी को बोलते हैं। उदयन का एक और नाम क्या था? उदयभद्र। अगर मैप पे समझना चाहते हैं अगर हम पाटलिपुत्र शहर कहाँ है, तो जो ये गंगा रिवर है आप देख रहे होंगे, ब्लू लाइन से दिखाया गया है, कौन सा रिवर है? गंगा रिवर। ये गंगा रिवर है। और एक रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है वो सोन रिवर है, ठीक है। तो ये गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में से जानी जाती है। भारत में जितनी नदियां बह रही है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर ज्योग्राफी की क्लास में अगर देखिएगा तो वहाँ लंबाई भी पूछी जाती है। 2525 किलोमीटर भारत में बहती है गंगा। 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी मानी जा गई है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो गंगा जो है ये ब्लू कलर से दिखाया गया है। गंगा में ही आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन। कौन सी नदी है ये? सोन, जो गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। गंगा में आकर के एक और नदी मिल रही है जिसका नाम है पुनपुन, ठीक है। और सोन, पुनपुन और गंगा इसी के संगम पे बसा हुआ एक शहर बसाया गया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो ये गंगा नदी है और इसमें आकर के सोन और पुनपुन मिल रही है। जिस जगह पे मिल रही थी उसी के चारों तरफ एक सिटी बसाया गया जिसका क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो आप मैप पे समझ लेना पाटलिपुत्र कहाँ था। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो देखिए बीएन स्मिथ जो है वो इतिहासकार है, ठीक है। बीएन स्मिथ जो है उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किए हैं। किससे किए थे? नेपोलियन से। क्यों किए थे? विजय अभियानों के कारण। समुद्रगुप्त जो है ना कि जो सैन्य शक्ति थी वो नेपोलियन जैसी ही शक्तिशाली थी, ये मानना था किसका? बीएन स्मिथ का। किस? नेपोलियन, यह छूट गया है, नेपोलियन से किए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ आंसर क्या होगा? नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। किसने किया था ये भी एग्जाम में आ सकता है? बीएन स्मिथ, ठीक है। बीएन स्मिथ नेपोलियन से तुलना क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्योंकि इसके विजय अभियान और युद्ध कौशल के कारण, युद्ध नीति के कारण। जिस तरीके से युद्ध नीति और एक शक्तिशाली सेना नेपोलियन ने बनाया था, उसी तरीके से शक्तिशाली युद्ध नीति और विजय अभियान किसकी थी? बोलिए ना, समुद्रगुप्त की थी। इसलिए युद्ध नीति के कारण किया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किस नीति के कारण। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि समुद्रगुप्त है कौन? समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक रहे हैं। किसके शासक रहे हैं? गुप्त वंश के। अगर यहाँ पे गुप्त वंश को देखें तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। गुप्त वंश का जो काल है वो भारतीय इतिहास का कैसा काल कहलाता है? स्वर्णिम काल। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक नहीं, गुप्त वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं उसमें से सबसे प्रमुख शासक रहे हैं जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के ही बेटे हैं समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का पहला जो है प्रमुख शासक रहा। सबसे पहला प्रमुख शासक कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हीं के बेटे का क्या नाम है? इसी के बाद शासक बने कौन? समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त को बीएन स्मिथ ने किसके साथ तुलना किया है? नेपोलियन के साथ। किसके साथ तुलना किया था? नेपोलियन के साथ, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद इसके इस वंश में देखिएगा तो समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त शासक हुए और रामगुप्त के बाद इसी के छोटे बेटे समुद्रगुप्त के छोटे बेटे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने, ठीक है। तो ये गुप्त वंश का इतिहास है पूरा। ये बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध लिखा है, बुद्ध का जन्म। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। जन्म के बारे में देखें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पे उनका जन्म हुआ था जो है वर्तमान नेपाल में। ज्ञान को देखिएगा ना तो बोध गया में हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्योंकि ऑप्शन में बोध गया है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछा जा सकता है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। यहाँ पे है प्रथम उपदेश, ये भी पूछा है। अगर नहीं, हाँ प्रथम उपदेश ये नहीं पूछा है इसमें अभी। प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, ज्ञान
प्राप्त के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसी को प्रथम उपदेश कहा जाता है। वो उसने कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब सारनाथ ऑप्शन में है, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने जो प्राण त्याग किए थे ना, वो कौन सा जगह है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर क्या थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर। मल्ल महाजनपद, 16 महाजनपद में एक महाजनपद मल्ल थी, उसकी राजधानी कौन थी? कुशीनगर। तो देखिए, बोध गया में जन्म हुआ था? नहीं, ये जब सही नहीं होगा ना। पावापुरी बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये इसको देखिएगा तो वर्धमान महावीर जैन से रिलेटेड है। पावापुरी किससे रिलेटेड है? वर्धमान महावीर जैन से, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। लुम्बिनी को देखिएगा तो लुम्बिनी सचमुच में महात्मा बुद्ध का क्या है? जन्म स्थान। जन्म स्थान पूछा है तो सही जवाब क्या होगा? लुम्बिनी। सारनाथ क्या था? अभी आप देखे थे, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश पूछता तो क्या होता? सारनाथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता रही? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है ना, किस युग की सभ्यता रही, ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जब आप इसका फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो आप उसको पढ़ाया गया है, और आप ना ये इसका आंसर दीजिए और कमेंट में करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये हम आप सबके लिए छोड़ते हैं, अभी तुरंत कमेंट कीजिएगा और तुरंत बताइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? इसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ डाले हैं कि हम आपका टेस्ट भी ले लें कि आप सचमुच में उसको कंट्रोल किए हैं या नहीं। इसका भी कमेंट करके आप सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? ठीक है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो आप देखिए, और फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आप इसके कंसेप्ट को भी सीख लीजिएगा और इसका आंसर तो दे ही दीजिएगा। इससे जुड़े हुए बहुत सारे अन्य प्रश्नों का भी आप सही जवाब क्या कर पाइएगा? दे पाइएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखिए, ये भी पढ़ाया गया था, लेकिन कालीबंगा एक प्रमुख स्थल है जो कहाँ है, अगर देखिएगा तो ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित था? राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में इसकी सही डिटेल्स जानकारी है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? ये आपसे पूछा है, और आपको पता है उदयन ने इसकी स्थापना किया था। किस नदी के संगम पर किया था? तो बैक स्लाइड पे जाकर के आप देख सकते हैं अब इसका मैप। अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर है ना, जो किस नदी के संगम पर बना है? गंगा, एक नदी थी गंगा, एक थी सोन और एक थी कौन? पुनपुन। तो गंगा, सोन और पुनपुन होगा ना। तो देखिए, जिस आंसर में गंगा, सोन, पुनपुन है वही सही जवाब है। तो गंगा, सोन, पुनपुन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है? अभी भी हम आपको बताए थे कि भारतीय इतिहास का जो स्वर्णिम काल है वो गुप्त काल को कहा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों कहा गया है? गुप्त काल के समय में कला का, संस्कृति का, विज्ञान का, गणित का बहुत अधिक विकास हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे गुप्त काल में जो हुआ, कला, संस्कृति और विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ। गुप्त काल में कालिदास जैसे कवि हुए, गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए, गुप्त काल में अगर देखिएगा तो धन्वंतरी जैसे चिकित्सक हुए। ठीक है, छपनक जैसे विद्वान हुए। तो इन सब से पता चलता है, वेताल भट्ट जैसे जादूगर हुए। तो इस सब से पता चलता है कि उस समय में कला का बहुत अधिक विकास हुआ, संस्कृति का बहुत अधिक विकास हुआ, विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ, गणित का बहुत अधिक विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को इतिहास में कौन सा काल कहा गया है? स्वर्णिम काल का नाम दिया गया है। स्वर्णिम काल मतलब गोल्डन पीरियड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। यहाँ क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ठीक है, द्रौपदी पत्नी पूछ रहा है किसकी थी। ये महाभारत से पूछा गया है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? पांडव की। पांडव में 5 भाई थे। ठीक है, एक कहानी प्रचलित है कि द्रौपदी को जब पांडव लेके आए थे तो माँ ने आदेश दिया था कि आपस में बांट लो। ठीक है, तो आपस में बांट लो, तो माँ की आज्ञा थी, इसलिए पांडवों की पत्नी बन गई कौन? द्रौपदी। ठीक है, महाभारत में इसके डिटेल्स हैं। और पांडव में 5 भाई में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद
युधिष्ठिर के बाद सारे भाई उससे छोटे थे, उनमें अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे और सहदेव थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, यही 5 भाई पांडव कहलाते हैं। और पांचों की पत्नी बन गई थी कौन? द्रौपदी। तो भीम भी होगा ना, सही। युधिष्ठिर भी होगा ना, सही। अर्जुन भी होगा ना। इसके अलावे और थे ना नकुल और सहदेव, जो इसमें नहीं है। लेकिन इनमें से सभी, इसका अर्थ डी ऑप्शन क्या है? सही, इनमें से सभी। प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी? अब प्रथम बोध संगति पूछा गया है, ठीक है। प्रथम बोध संगति को अगर देखेंगे तो राजगिरी में हुई थी। किस जगह पे हुई थी? राजगिरी में। और राजगिरी के बारे में आप जानते होंगे, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी रही राजगिरी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी रही। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अभी तुरंत बताइए कि प्रथम बोध संगति के समय जो मगध है उसके शासक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन आपसे है कि प्रथम बोध संगति के समय मगध के शासक कौन थे? कमेंट करके अभी तुरंत बताइए, ठीक है। और ये किस ईस्वी में हुआ था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रथम बोध संगति कब हुआ था? आइए नेक्स्ट, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर ये पूछा है ना, तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे। तो ये तो किस धर्म से संबंधित होगा? जैन धर्म से। किससे संबंधित हो जाएगा? तो श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? श्वेतांबर वो हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वो हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। चलिए आइए, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो है ना वो प्रथम शताब्दी में हुई है। कब हुई है? प्रथम शताब्दी में। आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, इसका डिटेल्स बताया भी गया है। आप ना अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये सारा कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो लिंक के फॉर्म में है, आपको वहाँ पे कंट्रोल भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद रखना। तो चौथी बौद्ध परिषद या चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। कौन शासक थे उस समय? कनिष्क, ठीक है। अगर कनिष्क का राजरोहन पूछे किस समय में उसका राजरोहन हुआ है तो 78 AD में हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ बताना है कि अगर यहाँ चौथी बौद्ध परिषद पूछा है ना किसके शासनकाल में हुआ था, आपको ये बताना है कमेंट करके कि चौथी बौद्ध परिषद किस स्थान पे हुआ था। कमेंट करके क्या बताइएगा, किस स्थान पर हुआ था। चलिए, साथ साथ आपका एग्जाम भी हो रहा है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? देखिए, ये महाभारत से पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा पुत्र, गंगा पुत्र मतलब गंगा के पुत्र कौन कहलाते हैं? तो गंगा के पुत्र भीष्म पितामह को कहा गया है। भीष्म कहिए या भीष्म पितामह कहिए, उन्हें ही क्या कहा गया है? गंगा पुत्र। ऐसा माना जाता है कि भीष्म की माँ का ही नाम गंगा है, वही गंगा जो गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अभी तुरंत आप पीछे जाइएगा तो आपको पता चलेगा, बोध गया में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? बोध गया में। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म स्थान है। सारनाथ अभी पता थे आपको क्या है? प्राण त्यागे थे, नहीं सॉरी, सारनाथ क्या किए थे? प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर में प्राण त्याग हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था? प्राण त्याग। आइए, स्तूप संबंधित है किससे? स्तूप, ये पूछा है ना स्तूप। देखिए, स्तूप का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ, ये स्ट्रक्चर को गौर से समझिए एक बार, स्तूप क्या होता है। ऐसे तो स्तूप जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, आंसर सीधा आ जाएगा बौद्ध धर्म से। लेकिन स्तूप को अगर जानना चाहें कि स्तूप क्या होता है, समझना चाहिए, तो स्तूप में बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है और इसका प्रमुख चीज है हर्मिक। जो हर्मिक यहाँ बनाया गया है यही सबसे प्रमुख चीज है। स्तूप का सबसे प्रमुख चीज क्या है? हर्मिक। इसका स्थान सबसे प्रमुख है। इसमें कहिएगा क्यों है, अभी बताते हैं डिटेल्स में, ठीक है। स्तूप एक अंड आकार की आकृति है। देख लीजिए, इसका मेन आकार अंड है, ठीक है। ये जहाँ भी होगा स्तूप, जहाँ भी है पूरे विश्व में, खास करके भारत में बहुत सारे स्तूप हैं, वो अंड के आकार के हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हर्मिक रखा गया है। ये हर्मिक में अवशेष रखे जाते हैं। ये हर्मिक में क्या रखे जाते हैं? अवशेष। किसके अवशेष रहते हैं इसमें? ये अवशेष रखे जाते हैं इसमें। और इसमें जो अवशेष है ना, ये ऐसा है कि महात्मा बुद्ध के या बहुत बड़े जो संत हुए, बौद्ध भिक्षुक हुए, उनके भी हो सकते हैं, खास करके महात्मा बुद्ध के हैं, ठीक है। और अवशेष में अगर देखें तो कौन सब अवशेष हैं? अगर अवशेष को देखिएगा तो हो सकता है कोई बाल का कण हो, बाल हो, से नाखून भी हो सकता है, दांत हो सकता है, ठीक है। वो जो पात्र होता था इस तरीके का, जिसमें वो मांग थी, भिक्षा पात्र होता था, वो भी हो सकता है, इस तरीके का पात्र है, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा बात कीजिएगा
तो बाल हुआ, नाखून हुआ, दांत हुआ, इस सब तरह के, या कोई वस्त्र भी हो सकता है जो वो यूज करते थे। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा अवशेष इस हर्मिक में सुरक्षित करके रखा जाता है। इसके ऊपर जो बनावट है ये छत्र है, ये क्या कहलाता है? छत्र। और ये अंड के ऊपर हर्मिक है, हर्मिक के ऊपर क्या है? छत्र है। और एक चबूतरा बनाया गया है, और ये चबूतरा जो है ना, इस चबूतरा के पास एक रेलिंग है ऐसे बना हुआ, अंड के चारों तरफ पहला रेलिंग है। अंड के चारों तरफ एक पहला रेलिंग बनाया गया है जिसका नाम मेघी है। मेघी और अंड के बीच में कुछ स्पेस होता है, जगह होता है, लेकिन आप इसमें घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें अंदर जाना, अंड और मेघी के अंदर जाना मना होता है। ठीक है, अगर अंड के बाहर आइएगा तो अंड के बाहर कौन सा चीज है? पदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है घूमने का रास्ता है अंड के चारों तरफ से, लेकिन ये मेघी के बाहर है, मेघी के बाहर एक घूमने का रास्ता है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक द्वार बनाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थल होता है। ये जो बनावट है पूरा, ये एक चबूतरे पे बनाया गया है, तो ऊंचाई पे होता है, तो एक द्वार बनाया जाता है, सीढ़ी टाइप से लगा रहता है, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। तो तोरण द्वार द्वारा आप पहुंचते हैं कहाँ पे? प्रदक्षिणा पथ पे, और इसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। इस तरह की बनावट ही क्या कहलाती है? स्तूप। ठीक है, और एक होता है वेदिका, और वेदिका जो होता है वो चारों तरफ का उसका एक बनावट है, वो रेलिंग होती है। वेदिका क्या है? एक तरह का रेलिंग है, जो रेलिंग लगा दी गई है ना, इस तरह से जो रेलिंग खड़ा है, इसी का क्या नाम है? वेदिका। चलिए, इसके सारे चीज समझ गए। कभी पूछ ले स्तूप के बारे में कुछ मतलब वर्णन कीजिए, स्तूप क्या है या स्तूप क्या होता है 2 अंक में, तो आप इसका डायग्राम बना करके अगर बनाते हैं ना, तो आपके द्वारा बनाया गया आंसर क्लास 12 के अन्य बच्चों की तुलना में सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा सुपीरियर बनाइए, बेस्ट बनाइए। चलिए आइए, थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो हम बेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज चैत्य भी है। क्या है? चैत्य। चैत्य एक पूजा घर है, जैसे हम सबका एक पूजा घर होता है, हिंदू धर्म में भी होता है, अगर इस्लाम धर्म में देखेंगे तो मस्जिद होता है, उसी तरीके से एक पूजा घर क्या है बौद्ध धर्म का, जिसका क्या नाम है? चैत्य। क्या नाम होता है? चैत्य। चैत्य में ना, चैत्य के अंदर भी एक स्तूप बना होता है। स्तूप की बनावट तो ऐसी ही होती है, छोटे स्तूप बनाए जाते हैं चैत्य के अंदर। खास करके जो चैत्य बनाया गया था ना प्रारंभिक समय में, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल में, वो चैत्य जो है ना, पहाड़ों के अंदर वाले जो पहाड़ जो होते हैं उसके अंदर एक तरह की गुहा संरचना बनाई गई थी, मतलब खोह बनाया गया था पहाड़ को काट के। और पहाड़, एक छत्र पहाड़, जो एक पहाड़ होता है उसको काट करके ही किसका निर्माण किया गया था? प्रारंभ में चैत्य का। और चैत्य के अंदर एक स्तूप की बनावट दी गई थी, और स्तूप के चारों तरफ जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये एक तरह के मतलब पूजा करने के लिए आसन है। ठीक है, पूजा आसन है, जिस पे बैठ करके ध्यान आसन कहलाते थे ये, इस पे ध्यान किया जाता था। बौद्ध भिक्षुक सब जो है इस पे बैठ करके और ध्यान करते थे, वही जगह क्या कहलाता था? चैत्य। तो चैत्य 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए चैत्य की जानकारी आपको दी गई है। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म पूछा है, तो आप बताइए। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, जो बिहार में ही है। तो बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए हैं वर्तमान महावीर, और उनका जन्म स्थान है कुंडलवन वैशाली। आते हैं नेक्स्ट। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना अभी तुरंत बताए थे, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। और किसने किया था? वीएन स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया था? नेपोलियन से। आइए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको ये जवाब कमेंट में ऐसे बता सकते हैं आप, तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड वीडियो में आपको ये चीज़ पढ़ाया भी गया है। आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, समझिए, और कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। एक और क्वेश्चन हम यहाँ से आपसे पूछते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे? तो इसका भी जवाब दीजिएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताए हैं और आपसे पूछे हैं कि इसके समय शासक कौन थे? जब तृतीय बौद्ध संगति हुई तो उस समय शासक कौन थे? आइए नेक्स्ट। मेगास्थनीज कौन था? आप जानते हैं मेगास्थनीज जो है वो राजदूत थे। मेगास्थनीज क्या थे? राजदूत थे। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकोटर के। सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे ये। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज।
जो किसके दरबार में आए थे, रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसी सेल्यूकस निकोटर की बेटी थी हेलेना, जिससे विवाह हुआ था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। महाभारत का युद्ध जो है ना, महाभारत के युद्ध को देखिएगा ना, तो ये युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला है। यहाँ पे पूछा है ये कितने दिनों तक चला, तो क्या सही जवाब होगा 18 दिन। लेकिन अगर ये पूछ ले कि यह युद्ध किनके बीच हुआ था, तो क्या आंसर दीजिएगा, कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच। पांडवों के साथ कृष्ण थे। पांडवों के साथी कौन थे, भगवान वासुदेव, या इसको क्या बोल सकते हैं, कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है वो किसके थे, अर्जुन के सारथी थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो रथ चला रहे थे, उसके सारथी ही कौन थे, कृष्ण भगवान। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए यहाँ जो अगर देखिएगा कि जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं जो महाव्रत कहलाते हैं। यही 5 सिद्धांत क्या कहलाते हैं, महाव्रत क्या कहलाते हैं। और वो सिद्धांत क्या है, जैसे एक सिद्धांत है पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय मतलब बिना अनुमति का दूसरे की जो संपत्ति है, बिना अनुमति के दूसरे की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी को अस्तेय कहा गया है। और अपरिग्रह मतलब होता है, मतलब धन का जमा नहीं करना चाहिए, धन को जमा नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमेशा किसका पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का। तो ये जो चारों जो 4 है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पहले से ही जैन धर्म में थे। और इसको किसने जोड़ा था, पार्श्वनाथ है। किसने जोड़ा था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जानते हैं कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और इस ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, इसको महावीर ने जोड़ा था, महावीर जैन। ब्रह्मचर्य को महावीर जैन। और ये कितनों में तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर भी महावीर जैन ही हुए, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। और 4 पहले से ही थे। आइए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो है। अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। और ये है कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, वर्तमान भारत में, तो आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी। तो आंसर होगा राखीगढ़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। देखिए अभी भी हम एक क्वेश्चन आया था एक चतुर्थ बोध संगति का, और वहां पे हम बताए थे कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से और क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कनिष्क किस वंश से जुड़े हैं, कुषाण वंश के महान शासक हुए हैं कनिष्क। कुषाण वंश के महान शासक कौन थे, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क से इंपॉर्टेंट, कनिष्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि कनिष्क ने राजरोहण के ही समय, जब उन्होंने राजरोहण किया मतलब राजगद्दी प्राप्त किया, उसी के साथ उन्होंने एक संवत चलाया। संवत मतलब कैलेंडर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कैलेंडर। तो उस संवत का क्या नाम था, शक संवत। तो शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है, कनिष्क द्वारा। ये भी पूछ सकता है कि कनिष्क द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था, शक संवत। और यह शक संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो कनिष्क द्वारा। ठीक है, शक संवत को हम देखें तो यह वर्तमान भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। वर्तमान समय में जो भारत सरकार है वो भी शक संवत कैलेंडर को मानती है और राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित की हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो हम 2026 चल रहे हैं यूरोपियन कैलेंडर के अनुसार, कौन सा साल चल रहा है, आप सब 1 जनवरी मनाए भी होंगे, 2026 चल रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शक संवत के अनुसार कौन सा साल चल रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 2026 है ना, इसमें आपको क्या 78 क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, 78 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 19 बचेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1947-48 का सेशन है।
अभी जो चाल चल रहा है वो कौन सा है, 1947-48। किस संवत के अनुसार, बोलिए ना, शक संवत के अनुसार। हम किस संवत की बात कर रहे हैं, शक संवत की। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसके आंसर पे भी जाएंगे कि कनिष्क का राजरोहन हुआ था 78 ईस्वी में। इस तरीके से पढ़ने से क्या हुआ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। कनिष्क किस वंश के जुड़े हैं, ठीक है, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया, किस समय में चलाया, शक संवत वर्तमान जो भारत है उसका राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हम एक साथ सीख लिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए जनपद जो है ना, जन और पद दो चीज़ों से बना है। जन का अर्थ होता है मतलब मनुष्य, और पद मतलब होता है जहाँ वो रहते हैं। मतलब जहाँ जनपद में दो चीज़ है, एक है मानव और दूसरा है क्षेत्र। एक है मनुष्य और दूसरा क्या है, क्षेत्र। तो दोनों से जुड़ के बना है जनपद। जनपद मतलब किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोग और उस क्षेत्र की जमीन दोनों मिल करके बनाती है क्या, जनपद। मतलब जहां लोग अपना घर बनाते हैं वही जगह क्या कहलाता है, जनपद। तो सही जवाब ऑप्शन है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके, देखिए पंच चिन्ह वाले सिक्के को ऐसे बनाया जाता था कि कोई धातु का बना हुआ ही होता था पंच चिन्ह का सिक्का। और तो जो धातु का बना है, जैसे चांदी और सोना का बनाया गया है, तो उसके ऊपर हथौड़ा से पीट करके जैसे चांदी और तांबा का यहाँ बना है, तो चांदी और तांबा का मान लीजिए पंच चिन्ह वाले सिक्के बनाए गए। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बनाने के लिए चांदी और तांबा रखा गया, फिर हथौड़ा से ऊपर से पीटा गया। हथौड़ा से ऊपर से जब हम पीटते थे तो एक पंच हो जाता था, पंच मतलब दब जाता था सिक्का, और यही दबा हुआ सिक्का पंच चिन्ह वाला सिक्का कहलाता था। इसी को आहत सिक्का भी कहा जाता था। आहत मतलब चोट करके बनाया गया है, इसलिए क्या कहा गया है, आहत। आहत का अर्थ होता है चोट देके बनाना, हथौड़ी से चोट दिया गया है। ठीक है, पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वो मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य में मिले हैं। कब मिले हैं, मौर्य साम्राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके, तो इस जो मौर्य साम्राज्य में जो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने हैं ना, वो चांदी और तांबा से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं, चांदी और तांबा। तो देखिए सोने के होंगे, नहीं ये गलत जवाब है ना, तो ये नहीं होगा। चांदी भी सही जवाब है और तांबा भी सही जवाब है, दोनों सही है ना। और दोनों सही किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में, मतलब बौ और सौ दोनों, बौ और सौ। बौ मतलब हुआ चांदी और सौ मतलब हुआ तांबा। तो इसका सही जवाब है दो ऑप्शन, मतलब डी नंबर। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, देखिए सीरिया में हुआ था, हाँ हुआ था, सीरिया बौद्ध धर्म पहुंचा था, तो ये भी होगा, सही जवाब है। तो ये आंसर नहीं होगा, जहाँ नहीं हुआ था वो आंसर होगा, जहाँ हुआ था वो नहीं, जहाँ नहीं हुआ था। तो श्रीलंका में तो हुआ ही था, क्योंकि अशोक ने अपनी पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को ही श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को। जापान में हुआ था, हाँ जापान में भी हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार, आगे चल के हुआ है। सीरिया में अशोक ने अपना दूत भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन कहाँ नहीं हुआ था, ब्रिटेन में। तो सही जवाब क्या होगा, ब्रिटेन। अगर पूछे सीरिया में प्रचार किसके द्वारा हुआ, तो अशोक ने अपना एक दूत भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका में किसके द्वारा हुआ, तो महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र कौन है, अशोक के पुत्र, और संघमित्रा कौन है, अशोक की पुत्री। और जापान में आगे चल के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, देखिए पाटलिपुत्र नगर उदयन द्वारा बसाया गया है, जिसका नाम है उदयभद्र। हम आपको बताए थे इसका एक और नाम क्या है, उदयभद्र, इसीलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है, क्योंकि नाम देखिए उदयन को ही हम किस नाम से जानते हैं, उदयभद्र के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। आप जानते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली हुआ था मगध। मगध जैसा शक्तिशाली महाजनपद नहीं हुआ, सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। और इसी मगध जो महाजनपद है, इसकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसकी पहली राजधानी थी राजगिरी और दूसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। तो इसी मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद में बहुत मतलब कि शक्तिशाली शासक सब हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली शासक हुए, अशोक जैसे शक्तिशाली शासक हुए, ठीक है। अब देखिएगा अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार जैसे शक्तिशाली शासक हुए। तो मगध इसलिए बहुत शक्तिशाली भी था। आइए नेक्स्ट, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, श्वेतांबर दिगंबर
जैन धर्म से, हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म आगे चल के दो ब्रांचों में डिवाइड हो गया, एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान। ठीक है, तो ये दोनों बौद्ध धर्म के ही दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। आइए नेक्स्ट प्रश्न। मौर्यकालीन टकसाल, टकसाल किसको बोलते हैं? जहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती है वो क्या कहलाता है? टकसाल। जहाँ पे मुद्रा छापा जाता है, जैसे अभी जहाँ पे मान लीजिए कि सिक्का बनाया जाता है ना, उसको टकसाल बोलते हैं। अभी भी बनता है भारत में सिक्का, वो टकसाल कहलाता है वो जगह। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पूछ रहा है। प्रधान मतलब जो मौर्यकाल में टकसाल था उसका हेड कौन था टकसाल डिपार्टमेंट का? तो कुछ हेड का नाम आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, पूछी जा सकती है। जैसे सन्निधाता नामक एक अधिकारी होता था, सन्निधाता अधिकारी का नाम है, पद का नाम है सन्निधाता। सन्निधाता जो है ना, ये कौन सा अधिकारी है? ये इंपॉर्टेंट है, राजकीय कोषाध्यक्ष है। राजकीय कोषाध्यक्ष मतलब होता है, कोष मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था को देखेगा। राज्य में जो आर्थिक व्यवस्था है, जो मुद्रा है, उसको का प्रबंधन करना, उसको संरक्षित करना, इसी को राजकीय कोषाध्यक्ष कहते हैं। और इस अधिकारी का क्या नाम था? सन्निधाता। मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष जो है ना, मुद्रा है तो ये मत सोचिएगा कि पैसा से जुड़ा है, नहीं। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है। मुद्रा अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था? पासपोर्ट विभाग। पासपोर्ट विभाग क्या है? पासपोर्ट विभाग को ऐसे समझिए कि जैसे कि मौर्य काल में जो लोग विदेश से भारत आए पढ़ने के लिए या किसी भी धर्म के प्रचार के लिए, या भारत से जो लोग विदेश गए, उसका एक लेखा जोखा होता था कि कितना आदमी जा रहा है, कितना आदमी आ रहा है। इसी के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम है पासपोर्ट विभाग, और उसी के अध्यक्ष क्या कहलाते थे? मुद्रा अध्यक्ष। ऑप्शन में है मुद्रा अध्यक्ष, लेकिन अगर क्वेश्चन में होता पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन था, तब ये जवाब होता। ये पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है। नेक्स्ट एक बार और समझते हैं, पान्या अध्यक्ष। पान्या अध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है। किसका अध्यक्ष होता था? वाणिज्य। वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ है। व्यापार में जब कीमतों को, जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, उसकी कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा कर दिया जाता है ना, कि ये सामान या इसी सरकार द्वारा निर्धारित हो जाता है किसी चीज का मूल्य, तब वह विभाग वाणिज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाणिज्य। और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और व्यापार में बस इतना अंतर है। व्यापार मतलब आयात निर्यात, और वस्तु जो आयात निर्यात हो रहा है वो सरकार के नियंत्रण में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वाणिज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और वाणिज्य कहलाएगा। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? पान्या अध्यक्ष। पान्या अध्यक्ष है ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन में अगर वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पूछता ना, तब आंसर क्या होता? पान्या अध्यक्ष। नेक्स्ट है देखिए, लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष जो है ना, यह टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। टकसाल विभाग मतलब वही भी बताए थे, जहां पर सिक्का का निर्माण होता था उसी को टकसाल बोलते हैं। जहां सिक्का बनाया जाता है, अभी भी होता है, वो जगह टकसाल कहलाता है। और उसके हेड क्या कहलाते थे? लक्षणा अध्यक्ष। क्या कहलाते थे? लक्षणा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणा अध्यक्ष। तो सही जवाब होगा लक्षणा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? यही पूछ रहा है। बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए थे। अब देखिए, ह्वेनसांग भी भारत आए थे। कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश का है? पुष्यभूति वंश। ठीक है, वंश का नाम क्या था? पुष्यभूति वंश के महान शासक हुए हर्षवर्धन। ह्वेनसांग कब से कब तक भारत में रहे? अगर पूछे 629 से 645, कुछ बुक में 630 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। 629 से 645 तक ह्वेनसांग भारत में रहे। कहाँ से आए थे? चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। ये भी पूछ सकता है ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे या क्या थे? तो ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। क्यों आए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, सीधी सी बात। फाहियान। फाहियान भी भारत आए। फाहियान कब आए हैं? फाहियान को देखिएगा तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से जुड़े हुए हैं? गुप्त काल से। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से जुड़े हैं? गुप्त काल के हैं। तो और फाहियान कब भारत आए थे? 399 से 414 तक भारत में रहे। फाहियान 399 से 414 तक भारत में। इस सिंह जो है वो कब भारत आए थे? सिंह को देखिएगा तो 675 ईस्वी से 695 ईस्वी तक भारत आए थे। इस समय भारत में कोई ऐसा अखंड मतलब विशाल, देखिए हर्षवर्धन के बाद विशाल भारत में कोई ऐसे शासक नहीं हुए।
हर्षवर्धन के बाद। तो इसलिए यहाँ शासक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ये पूछा है। तो अब देखिए गुप्त काल में तो फाहियान आए हैं, तो सही जवाब क्या होगा, फाहियान, फाहियान। ठीक है, वैनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। और पूछता हर्षवर्धन के समय में कौन आए थे, तो वैनसांग। कौन आए थे, वैनसांग। आइए नेक्स्ट प्रश्न। आइए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। इसी वीडियो को आप 3-4 बार 5 बार अच्छी तरीके से देखिए और ना इसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। क्यों, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कंसेप्ट के साथ देखते हैं ना, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो भविष्य में आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, होने वाले एग्जाम जो 2026 में है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ उसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ। चलते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन को देखते हैं। आज के मोटिवेशन लाइन में भारत के सबसे वर्तमान समय में देखिएगा, भारत के अगर देखिए वर्तमान समय, तो भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त का मोटिवेशन हमारे पास है। वो लाइन है उनके द्वारा कुछ दिया हो गया, क्योंकि उनसे बड़े राष्ट्रभक्त तो अभी दिखते ही नहीं है। ठीक है, आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ चीज़ हमेशा भारत में रहेगा जिंदा, और हमेशा भारत के वासी उन पे गर्व करते रहेंगे। ठीक है, और हम सबको एक गर्व का एहसास हमेशा होते रहेगा, क्योंकि हम जिस देश में हैं, अभी रह रहे हैं, उस देश में APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हुए, इतने बड़े राष्ट्रभक्त हुए। तो आइए आज के मोटिवेशन लाइन को देखते हैं, उन्होंने क्या बताया था। सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो हैं आप खुद। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, वो ये बताना चाह रहे हैं हम सबको कि अगर हम मेहनत करें तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मान लीजिए कि आप इस वीडियो को देखें, अगर आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखेंगे, अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया, 2-3 बार देखेंगे, अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे, तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम अपने खुद की मेहनत से ही बढ़ते हैं। हम खुद मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यही बात APJ अब्दुल कलाम हम भारतवासियों को ही नहीं, वरन संपूर्ण संसार को समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आइए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्यों कि आपका जो शेयर होता है, आपका जो सब्सक्राइब होता है, ये हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। हमको लगता है कि बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमें और कुछ करना चाहिए आप सबों के लिए। तो हमने बहुत सारा चीज़ और भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम सबको भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। जितना हो सके उतना मतलब वीडियो को दूर दूर तक फैलाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत जल्द आ रही है नेक्स्ट वीडियो इतिहास की, जो होगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की भी क्लास आ रही है। मैपिंग की क्लास ज्योग्राफी में अलग आएगी, और एक नई क्लास जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्लास कंसेप्ट के साथ ज्योग्राफी की बहुत जल्द आ रही है।